Good morning, everyone. Very good morning to all of you. Good morning, everyone. So, welcome to the session. प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारे पास में जो आखिरी टॉपिक हो जाता है वो हमारे पास में होता है अरिथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, देखो क्या है अरिथमेटिकल रीजनिंग। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो मैथ्स के अंदर आप जितने भी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, वो सारे के सारे टॉपिक अगर रीजनिंग के अंदर आप लोगों से पूछने हैं या किसी एग्जाम के अंदर मैथ्स नहीं है, रीजनिंग के अंदर ही पूछना है, तो मैथ्स का जो पोर्शन है अरिथमेटिकल हमारे पास में मैथमेटिक्स जो है उसी के टॉपिक से या इसके अलावा कुछ रीजनिंग के पर्टिकुलर टॉपिक्स हमारे पास में हो जाते हैं, उनके साथ में आप लोगों से अरिथमेटिकल रीजनिंग यहां पर पूछा जाता है। अरिथमेटिकल रीजनिंग का ट्रेंड एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर हमेशा से रहा है। ठीक है, इस टॉपिक का उद्देश्य क्या होता है? अगर मैथ्स ही पूछनी थी तो मैथ अलग से पूछ लेता, यहां क्यों पूछा? ठीक है, तो यहां हमसे जो अरिथमेटिकल रीजनिंग इन्होंने पूछा है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सर रीजनिंग में क्यों पूछ रहे हैं, मैथ्स अलग से क्यों नहीं पूछ रहे? ये लोग मेंटल एबिलिटी में पूछ लेंगे, लेकिन मेंटल एबिलिटी की जगह हर एक मैथमेटिकल टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को रीजनिंग के अंदर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि धीरे धीरे एक ट्रेंड रहा है एग्जाम्स के अंदर। और कैसा ट्रेंड है वो हमारे पास में? एक ट्रेंड है कि आपका जो बेसिक थॉट प्रोसेस है, गणित का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिसको हमेशा फॉर्मूले या एल्जेब्रिक इक्वेशन या एक्स वाई जेड मान के करने के बजाय हमेशा उसके अंदर तर्क करके जल्दी आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसा समझ लो कि मैथ प्लस लॉजिक जो है ये आप लोगों को अरिथमेटिकल रीजनिंग दे रहा है। मैथ्स प्लस लॉजिक, जो लॉजिकल रीजनिंग है जिसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और वो आर्ग्यूमेंट कब आएंगे? मैथ प्लस लॉजिक मतलब ये हमारे पास में एक थॉट प्रोसेस बन रहा है, एक थॉट प्रोसेस हमारे पास से बनता है जिससे हम लोग क्वेश्चंस को मेंटल लेवल पे, थॉट प्रोसेस के लेवल पे सॉल्व कर पाते हैं। और ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो आप लोग मैथ्स के अंदर देखते हो। ठीक है, अब मेन पार्ट हमारा ये रहेगा इसके अंदर कि ऐसे टॉपिक जो मैथ्स के अंदर नहीं पूछे जाते हैं लेकिन स्टिल उनके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप को हम इसके अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत तरह के सवाल ऐसे होते हैं जिसे मैथ्स में देखने को नहीं मिलते, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा सा मैथ्स के उन्हीं टॉपिक्स को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे पास में ऐसे, तो क्विकली मैं आपको बताता हूं यहां पे। तो जो टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं यहां पर। मेनली जैसे एज का टॉपिक हमारे पास में है यहां पे। दूसरा वेन डायग्राम बेस्ड रीजनिंग, वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड हमारे पास में है। ठीक है, ये हमारे पास में डिफरेंट है, ये चीज आप लोगों से ऑफ्टन पूछी भी जाती है, या एज के सवाल हैं ये ऑफ्टन पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मर्ज करके स्मॉलर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, यानी कि छोटे छोटे प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस जितना आप तर्क करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, इन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनके ऊपर डेप्थ और डिटेल के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रीजनिंग में ये चीज पूछी जा रही है तो रीजनिंग में ऐसे लेवल पे होगी जहां माइंड का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा पेन और फॉर्मूले के बजाय। क्या समझ रहे हो कि रीजनिंग के अंदर अगर इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपकी मेंटल एप्टीट्यूड जो है, आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचने का तरीका है, इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका है, इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने का तरीका है, वो इसके अंदर आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी बेसिक टॉपिक हैं, मैथ्स वाले टॉपिक जो हमारे पास में आ जाते हैं,
जो बेसिकली मैथ में आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हो, जैसे नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस, या आप लोगों का एवरेज, ठीक है, या आपके पास में यहां पर जो टाइम एंड वर्क है, SICI है, तो लगभग, और एडवांस मैथ आपके पास में है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ में कई तरह के सवाल, जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर भी दोबारा से पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक एग्जाम हुआ, तो क्रॉस सेक्शन एरियाज के ऊपर ऐसे सवाल पूछे गए जो जनरली थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड ऑन थे, मतलब 3D विजुअलाइजेशन जो रीजनिंग के अंदर मेंशन होता है उसके अंतर्गत वो टॉपिक पूछे गए थे। ठीक है, मैं अनुमान अगर आपको दूं कि कैसे सवाल थे सर, तो जैसे एक सिलेंडर है, इन्होंने कहा सिलेंडर को ऐसे तिरछा काट दिया, अब बताओ जो काटने के बाद क्षेत्र बचा है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, केवल यहां से सोचने पे मजबूर कर रहा है। 3D विजुअलाइजेशन आपके रीजनिंग के सिलेबस के अंदर, प्रत्येक एग्जाम के अंदर आपके रीजनिंग के सिलेबस के अंदर कुछ चीजें मेंशन होती हैं, जैसे आप चेक भी कर पाओगे जो SSC रेलवे या बैंकिंग एग्जाम लिखती है। 3D विजुअलाइजेशन, 3D ओरिएंटेशन। अब ये शब्द बड़े भारी शब्द हैं, क्योंकि अगर इनको टॉपिक से जोड़ा जाए तो इनसे बहुत टॉपिक कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे पूरी मैथ्स कनेक्ट हो जाएगी जो भी 3D है हमारे पास में। ठीक है, इससे हमारे पास में से 3D ऑब्जेक्ट है, डाइस है, क्यूब है, वो इससे इंटर रिलेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इसकी अप्रोचेस वाइड हो सकती हैं किसी भी 3D ओरिएंटेशन को लेकर के। ठीक है, अब जैसे देखो सिलेंडर होता है कुछ इस प्रकार से, 3D आकृति है, अब सबका वो देखा हुआ रहता है, मैथ्स में आप पढ़ते भी हो कि सिलेंडर जो है किस तरह की आकृति होती है, तो मैथ में हम इस तरह की आकृति को एक सिलेंड्रिकल आकृति यहां पर लेकर के चलते हैं कि ये सिलेंड्रिकल आकृति है। अब इस पे ऐसा सवाल पूछा जाए कि इसको आड़ा काट दो मान लो, ठीक है, अगर मैं इसको तल के समांतर काटूंगा तो सर्कल ही कटेगा, लेकिन अगर मैं इसको तिरछा काट दूंगा तो हमारे पास में एक दीर्घ वृत्त आ जाता है। और ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली 1 महीने पहले एग्जाम के अंदर पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब रही बात इनकी, तो इनके ऊपर क्विकली हम कुछ टाइप के सवाल देखेंगे, बेहद ही कम, क्योंकि आप मैथ्स में पढ़ लेते हो। ठीक है, लेकिन उतने देख लेंगे कि ऐसा सवाल अगर आ जाता है एग्जाम के अंदर तो कैसे ट्रीट करना है। मेन जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है ये जो सेपरेट है, जिसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आपके गत वर्षों के कोई भी परीक्षा उठा के देख लोगे, आप SSC स्टेनोग्राफर के पेपर देख लो, CPO देख लो, CGL देख लो, CHSL देख लो, MTS देख लो, GD देख लो, स्टेनो देख लो, आप रेलवे का NTPC का पेपर देख लो, आप ग्रुप डी का पेपर देख लो, RPF SI देख लो, RPF कांस्टेबल देख लो, इसके अलावा आप लोग जो है भिन्न भिन्न जो हमारे पास ALP टेक्नीशियंस, RRB JE, SSC JE, इनके आप क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखोगे तो ये टॉपिक ऐसा है जो लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, और मेनली ये पूछा जाता है आप लोगों के रीजनिंग के सेक्शन के अंदर। ठीक है, एज के ऊपर प्रश्न, तो एज के ऊपर भी प्रश्न आप लोगों के जो है वो रीजनिंग के सेक्शन के अंदर कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के बेसिक टाइप, ये मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि एडवांस प्रोबेबिलिटी तो ऐसी है जो IIT JEE से लेकर के अलग अलग परीक्षाओं के अंदर आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, उस लेवल पे तो हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन उतने लेवल पे देखेंगे अगर रीजनिंग के अंदर इसका सवाल पूछ लिया जाता है तो रीजनिंग के लेवल पे आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपको लगाने होते हैं। ठीक है, ये आपको देखना होता है। ज्यादातर एग्जाम इन चीजों को, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, मैथ के जो टॉपिक्स हो गए आपके पास में, इनको जनरली मैथ्स में पूछती है, और ये चीजें धीरे धीरे शिफ्ट भी हो रही हैं कि कुछ तरह के सवाल आप लोगों से रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 चीजों को देखते हुए चलेंगे। शुरुआत करेंगे हम गोल्डन टॉपिक हमारा, जिसके ऊपर ज्यादा सवाल भी है और जो वास्तविक तौर से रीजनिंग के अंदर हमेशा से पूछा जाता रहा है और मैथ्स में आपको नहीं पढ़ाया जाता, तो वो है हमारे पास में वेन डायग्राम बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का। ठीक है, वेन आरेख बनाना और वेन आरेख से आंसर करना, ये तो आप वेन डायग्राम में पढ़ लेते हो कि वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वेन डायग्राम अगर दे रखा है सवाल के अंदर तो उसके ऊपर कितने तरह के सवाल बनते हैं।
ये आप वेन डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। बट यहां जो हम लोग देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले वेन डायग्राम बेस्ड एप्टीट्यूड, ठीक है। ठीक है, कैसे ये प्रश्न होते हैं और अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखो वेन डायग्राम आया क्यों, पहली बात तो क्विकली मैं रिवाइज करता हूं आपके सामने कि वेन डायग्राम है क्यों सर, ये क्यों पूछा जा रहा है ये। ठीक है, तो वेन आरेख कुछ नहीं है, हमारे जो दैनिक जीवन की अलग अलग समस्याएं हैं, ठीक है, जिनके लिए हमेशा फॉर्मूले नहीं लिखे जा सकते या फॉर्मूलों के बजाय उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनको समझने में इनको आसान बना सकता है। तो अलग अलग तरह की समस्याएं जो आप लोगों की एप्टीट्यूड के रूप में पूछी जाती हैं, उनको अगर इस प्रकार से वेन डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लो कि एक समस्या है, आपको पता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ के आए हो उस स्कूल के अंदर दो तरह के खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, अब आपकी क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनमें से कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, कुछ विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों खेलते हैं, और बचे हुए ऐसे भी हैं जो दोनों से कोई मतलब नहीं रखते, उनको खेलना ही नहीं है खेल, उनको पढ़ना है या किसी दूसरे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो अब आप देखो एक दैनिक हमारे पास में क्या कह सकते हैं क्लासरूम के अंदर के स्टूडेंट की डिटेल है। ठीक है, और ये जो वर्बली मैंने बताया कि भैया देख लो एक्स लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, वाई लोग फुटबॉल खेलते हैं, और बीच में कुछ लोग हैं जो दोनों खेलते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं क्लास में से जो दोनों नहीं खेलते। अब ये बहुत सारी जानकारी थी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको दर्शाया जा सकता है वेन आरेख के द्वारा, और इतनी जटिल समस्या को एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत आसानी से समझा जा सकता है और बहुत आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, और सवालों के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां देखो अगर मैं एक बेसिक उदाहरण आपके सामने लेता हूं इस टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है, एक उदाहरण हमने यहां पर लिया, उदाहरण कहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपके सामने रख देता हूं। एक 80 लोगों की कक्षा में 32 लोग केवल क्रिकेट, 26 लोग केवल फुटबॉल, खेलते हैं तथा तथा 36 लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो बताइए कितने लोग क्रिकेट व फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इसके फॉर्मूला वाइज जो हमारे पास फॉर्मूला बनते हैं उन पे भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप ये तो समझो टॉपिक है क्या, कैसे सवाल पूछेगा एग्जाम के अंदर, क्या इसका लेवल रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे, ये आपको समझना है यहां पे। ठीक है, तो चलिए क्यों नहीं आएगा भैया राम राठौर, तुम्हारा कमेंट कमेंट किया है तो आएगा, टेक्नोलॉजी है ये, बीच में अटक नहीं सकता, आपको दिख रहा है आता हुआ तो। सर लैपटॉप और आपने जो ऐप दिया है एकदम सुपर्ब तरीके से चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, थैंक यू सर जी, वेलकम कृष्ण।
ठीक है, चीज़ें अपडेट करवाइए ताकि आप लोगों के लिए बहुत फ्लुएंट एक्सेस हो। ठीक है, लैपटॉप के लिए एप्लीकेशन भी है, उस पर आप पढ़ते ही हैं। चलिए, जैसे ये समस्या थी, समझ गए, आपका क्लासरूम है, आप स्कूल में पढ़े थे, मान लो आपकी क्लास में 80 लोग थे, अब उसमें से 32 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 26 लोग फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 36 लोग ऐसे भी हैं जो कोई खेल नहीं खेलते। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है वेन आरेख। इस तरह के सवालों का, इस तरह की जानकारियों का हमारे पास में इनको एनालाइज करने के लिए वेन आरेख एक तरीका है जो इन प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत आसान बना देता है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए फॉर्मूले नहीं बने, लेकिन हर समस्या के लिए बिगर फॉर्मूले बनाने से बेहतर होता है कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका आप सीख पाए। क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका? कि आपकी क्लास है तो आप क्लास को ऐसे दर्शा दो। अब ये जो हमारे पास में आयत है, ये दर्शाता है क्लास के सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? ये जो हमने आयत बनाया है क्लास के पूरे 80 विद्यार्थियों को यहां पे दर्शाता है। ठीक है, तो क्लास में आपके 80 लोग हैं, ये 80 लोग पूरे इसके द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब इसने कहा दो तरह के खेल हैं, दो खेल हैं, तो दोनों खेलों को आप ऐसे बनाओ। दो से ज्यादा होंगे तब क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। दो खेल हैं, दोनों खेल आप लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आपने कहा कि सर ये हमारे पास में क्रिकेट है एंड दिस इज फुटबॉल, ये हमारे पास में फुटबॉल है। ठीक है, अब सवाल कहता है कि 32 लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं। ये जो शब्द है केवल, पूरे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये आपको परेशान करता है। ठीक है, केवल दिख जाए तो बड़े फूक फूक के कदम रखो। केवल का मतलब है, केवल क्रिकेट से मतलब है कि भैया ये क्रिकेट के अलावा और कोई खेल नहीं खेलते, या सवाल में क्रिकेट और फुटबॉल की बात हुई है तो ये क्रिकेट ही खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो यहां हमारे पास कुछ सेक्शन है, जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पेन चला के ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये वाला सेक्शन ऐसा है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? केवल क्रिकेट। तो इनकी संख्या दे दी है 32। तो ये जो जगह थी, इस जगह के अंदर कितने लोगों को ये जगह दर्शा रही है? इन 80 लोगों में से 32 लोगों को ये जगह दर्शा रही है यहां पे। ठीक है, फिर इसने कहा 26 लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कौन से होंगे हमारे पास में? कि सर इधर की तरफ जो लोग हमारे पास यहां पर हैं, ये इस जगह के बीच में जो लोग हमारे पास में होंगे, ये 26 लोग हो गए केवल फुटबॉल वाले। केवल लगाए फुटबॉल के आगे, मतलब दो तरह के खेल हैं और केवल फुटबॉल अगर कहा गया है तो ये लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये लोग केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि इस जगह का मान दे दिया x हमारे पास। अब आप लोग अच्छे से समझ गए कि बीच में हमारे पास में ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, और इन दोनों डायग्राम के बाहर जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र दर्शाता है उन लोगों को जो कोई खेल नहीं खेलते। ठीक है, तो इन्होंने बताया है 36 लोग जो हैं कोई भी खेल नहीं खेलते, यानी कि 36 लोग इस बाहर के क्षेत्र में आ गए जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। तो इतना सवाल ने जानकारी दे दी। अब कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, केवल इसको दर्शाया है। केवल हमें पता है कि एक वेन डायग्राम के द्वारा इस समस्या को शॉर्टन तरीके से केवल पेन चला के और रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझा जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, सर यहां हमारे पास में 32 है, 26 है, 36 हमारे पास में यहां पर हो जाता है, और ये बीच के लोगों की संख्या आपको चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या होगा? ये जो टोटल 80 हमारे पास में था, ध्यान से देखिएगा, टोटल 80 है, समझना फॉर्मूले के बिना अप्रोच आपको बता रहा हूं। 80 है, 36 लोग अलग करो इसमें से। ठीक है, 80 में से 36 अलग कर दोगे तो उन लोगों की संख्या आ जाएगी जो दोनों खेल खेलते हैं। तो 80 माइनस 36, दोनों खेल में से कोई एक, दोनों खेल जो हैं उनमें से कोई एक खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, कैसे भी खेलते हैं, खेलते जरूर हैं। तो ये हमारे पास में कितने लोग हो गए यहां पर? कि सर ये हो जाएगा 44। 44 लोग ऐसे हैं, 44 लोग ऐसे हैं जो हमारे पास में यहां अगर देखा जाए तो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, चलो इसको एक बार के लिए आंकड़ा जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लो। ये जो व्यक्ति हमारे पास में है इनको 180 कर लो। कितना कर लो? 180। 180 लोगों की क्लास इसको ले लो। ठीक है,
क्योंकि जो आंकड़े हमने लिए हैं वो फिट बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग। 180 हमारे पास में लोग हैं और 180 में से 36 हमारे पास नहीं खेलते हैं, तो 144 ऐसे हैं जो हमारे पास में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। केवल 36 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको पढ़ाई से या दूसरे खेलों से मतलब था, क्रिकेट फुटबॉल नहीं खेलते थे। तो 144 लोग हमारे पास में ऐसे बच गए। 180 की क्लास है, कितने की? 180 लोग हैं आपकी क्लास में। तो 180 में से 144 लोग या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। अब ध्यान से देखना, ये 144 इन्हीं तीनों की संख्या होगी, ठीक है। मान लो यहां x लोग हैं, तो अब हम कह पाएंगे कि सर ये 32 प्लस x प्लस 26 जो है वो कितना है? 144 है। कितना है? 144। तो यहां आ जाएगा x प्लस 58 इक्वल टू 144 हमारे पास में। x का मान कितना होगा? 58 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो 144 में से, ठीक है। 6 यहां पर बचेगा हमारे पास में, 86 यहां पे, ठीक है। तो टोटल 86 हमारे पास में ऐसे स्टूडेंट आ गए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, एकदम स्पोर्टिक नेचर है। तो एक समस्या थी जो शाब्दिक रूप में दे रखी थी, उस समस्या को कोई हमने गणितीय फॉर्मूला ना लगा करके और वेन डायग्राम के थ्रू ही उसकी अप्रोच और उसको सॉल्व किया, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये तो एक प्रश्न आपने देखा, इस तरह के और प्रश्न हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट पार्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है सर हमारे पास में यहां पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब दो तरह का डेटा आपको दे रखा है, मैं बार बार एक डेटा शब्द कह रहा हूं, डेटा से क्या मतलब? हो सकता है दो खेलों की बात हो रही है, हो सकता है दो सब्जेक्ट को पढ़ने की बात हो रही है, हो सकता है दो बिल्डिंग को बनाने की बात हो रही है, हो सकता है दो गड्ढे खोदने की बात हो रही है, हो सकता है दो अलग अलग कामों की बात हो रही है, ठीक है। तो दो चीजें हमारे पास में है, दोनों के अंदर अलग अलग संख्या में व्यक्ति काम करते हैं, तो उसको इन समस्याओं के द्वारा दर्शाया जा सकता है, वेन आरेख के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। अब वेन आरेख की अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं कि जिस वेन आरेख से हम दर्शा रहे हैं ये कैसे दर्शाया जाता है। तो यहां पहला टाइप है, जब जो प्रकार के कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हो, ठीक है। दो तरह के कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब समझना हर एक क्षेत्र का मतलब, हर एक क्षेत्र का मतलब, पहला तरह का काम है ए और दूसरे तरह का काम है बी, और ये टोटल व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है। जो आयत है, आयत है, रेक्टेंगल है, ये हमारे पास में कुल व्यक्ति जिनमें से ए व बी कार्य करने वाले व्यक्ति लिए जाएंगे। ये वो कुल व्यक्ति हैं जिनमें से ए और बी काम करने वाले कुल व्यक्ति लिए जाएंगे। ये आयत के द्वारा दर्शाए जा रहे हैं। टोटल व्यक्ति क्या है? टोटल व्यक्ति, शॉर्ट में लिखा जाए तो वो टोटल व्यक्ति जो दोनों काम करेंगे, ए और बी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं अलग अलग चीजों के द्वारा दर्शाऊंगा। ये पी, ये एरिया है क्यू इन दोनों के बीच का, ये पी केवल है इसके अंदर का, ये आर एरिया हमारे पास में है, और ये एस एरिया है। एस है पूरा खाली वाला जो आयत के अंदर है लेकिन इनके अंदर नहीं है। तो पी क्या है इसके अंदर? ओनली एक कार्य करने वाले, केवल एक काम करने वाले, ए वाला, ठीक है। और देखो क्यू है बोथ ए एंड बी करने वाले, दोनों काम करने वाले, ठीक है। आर क्या है हमारे पास में? आर है ये वाला क्षेत्र जो केवल बी के अंदर आता है, ओनली बी कार्य करने वाले,
ठीक है, शॉर्ट में केवल ए, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो एस कौन से व्यक्ति हैं हमारे पास में, कि सर ये हैं नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, न तो ए न ही बी कार्य करने वाले, ठीक है, समझते हुए चलना। इवेंचुअली तो जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, बट इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये ऐसी प्योर अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर्मूला तो भूल जाता है आदमी, लेकिन इसको समझ लिया ना तो इस तरह की बहुत तरह की समस्याएं हमारे पास में ऐसी होती हैं। सवाल की भाषा को बदल बदल के कई तरह की दैनिक जीवन की समस्याएं हैं जिनको आप वेन डायग्राम से निपटा सकते हो बिना किसी फॉर्मूले के। जबरदस्त लेवल का एप्टीट्यूड आपका तैयार होता है यहाँ पे, ठीक है। तो पी क्यू आर एस केवल एक कार्य करने वाले, क्यू था हमारे पास में दोनों के बीच में कॉमन, दोनों करने वाले, ये आर था केवल इधर बी का हिस्सा, तो ये हमारे पास एस है बाहर का हिस्सा, ठीक है। अब अगर हमें इनकी मदद से, ठीक है, इनकी मदद से हमें चाहिए कि कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति हम निकालते हैं कि P प्लस Q प्लस R प्लस S, P Q R और ये S को अगर मिला दो तो टोटल जो आयत के अंदर के कुल व्यक्ति थे उनकी संख्या आ जाएगी। तो अगर हमें P Q R और S दे रखा हो तो ये हमसे कुल पूछेगा और कुल हम निकाल देंगे चारों को जोड़ के, ठीक है। और देखो ए वाले कितने हैं, टोटल जो ए में है वो व्यक्ति कितने हैं, तो ए के अंदर टोटल व्यक्ति हैं हमारे पास P जो केवल ए में है, Q जो दोनों में है, यानी कि इनकी संख्या आ जाएगी P प्लस Q। कुल हमको संख्या निकालनी है B की, कुल B कितने हैं हमारे पास में, तो Q और R दोनों का योगफल होगा, ठीक है। या पूछा जाए दोनों A और B, और आ रहा है हमारे पास में यानी कि एंड, इंग्लिश में एंड, तो ये हमारे पास में होगा Q यहां पे। तो इस तरीके से दर्शाए जाते हैं इन दोनों को मिला करके। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला वाले पार्ट पे, ठीक है, फॉर्मूला वाले पार्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वाला पार्ट हमसे ये कहता है, यही चीजें हैं, ये तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी कि वेन डायग्राम दर्शा किसको रहा है। तो हमारे पास में सिचुएशन है कुछ इस तरीके की, हमारे पास परिस्थिति है कुछ इस तरीके की कि टोटल व्यक्ति हैं, उनमें से दो तरह की एक्टिविटीज के अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दो तरह की गतिविधि है, दो तरह की गतिविधि, दो खेल खेलना हो सकता है, दो गड्ढे खोदना हो सकता है, दो किताबें पढ़ना हो सकता है, दो स्कूलों में पढ़ना हो सकता है, अलग अलग तरह की चीजें हमारे पास में रखी जा सकती है, बट दो चीजें हैं, तो इस तरीके से ये रूप दर्शाया जाएगा, ठीक है। ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये टोटल हमारे पास में। अब ध्यान से देखो, हम अब फॉर्मूला इसके लिए लिखेंगे, एक होता है एन ए, एन ए का अर्थ है हमारे पास में कुल व्यक्ति ए प्रकार की गतिविधि में, गतिविधि शब्द लिख रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, खेल खेलना, बुकें पढ़ना, गड्ढे खोदना, भागना, दौड़ना, कहीं पार्टिसिपेट करना, किसी कंपटीशन में होना, कोई भी चीज हो सकती। एन बी हमारे पास में ये हो गया टोटल व्यक्ति बी प्रकार की गतिविधि करते हैं, यानी कि एक्टिविटी ये कर रहे हैं बी टाइप की, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में यहां पे एक टर्म आती है एन ए यूनियन बी, ये जो यू निशान बनाया है, ये जो यू हमने बनाया है, ये यू को पढ़ा जाता है यूनियन, क्या पढ़ते हैं इसको, यूनियन इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, यूनियन इसको पढ़ा जाता है। और यूनियन का मतलब होता है हमारे पास में कि दोनों में से कोई भी एक या दोनों गतिविधि करने वाले लोग कितने हैं, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कि टोटल व्यक्ति जो दोनों तरह की गतिविधियों में शामिल है, कुल व्यक्ति। तो अब इसके अंदर सारे व्यक्ति आ जाएंगे हमारे पास में, ध्यान से देखना,
ठीक है, ये है दोनों में से या ऐसा कहा जाए इसको, दोनों में से किसी भी प्रकार की गतिविधियों एक या दोनों में आने वाले व्यक्ति, यानी कि ये ए यूनियन बी दर्शाता है कि भैया टोटल व्यक्ति कितने हैं जो ए खेलते हो, बी खेलते हो या दोनों खेलते हो, खेलने वाले लोग कितने हैं, शॉर्ट में कहा जाए तो खेलने वाले लोग कितने हैं। अगर गतिविधि है तो गतिविधि में शामिल होने वाले लोग कितने हैं, ठीक है, तो गतिविधि में शामिल होने वाले ए में भी हैं, बी में भी हैं, ठीक, ये हमारे पास में। इसी तरीके से एक और टर्म आती है एन ऑफ ए उल्टा यू, इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है इसको, ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन। क्या पढ़ा जाता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है उल्टे यू का मतलब होता है दोनों प्रकार की, शामिल लोग दोनों में होने चाहिए, क्या कहा, दोनों में होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं फॉर्मूला वाइज जो आपके पास में आते हैं। फॉर्मूला लगाना है तो आपको ये चीजें सीखनी है, फॉर्मूला नहीं लगाना है तो बेसिक अप्रोच पे भी मैंने बात करी है, उससे आप देख सकते हो। तो यहां एक फॉर्मूला आपके पास में होता है, फॉर्मूला लिखा जाए यहां पे, तो फॉर्मूला है आपके पास कि एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि दोनों तरह की गतिविधि में शामिल जो लोग हैं इनको हम निकालेंगे, पहली गतिविधि में शामिल लोग प्लस दूसरी गति में शामिल कुल लोग, ये कुल व्यक्ति हैं। एन ए से मतलब है पूरे ए में आने वाले व्यक्ति, एन बी से मतलब है पूरे बी में आने वाले व्यक्ति, यानी कि दोनों की संख्या यहां पे है आपके पास में एन ए प्लस एन बी है, ठीक है, माइनस अगर मैं पूरे ए वालों की संख्या में पूरे बी वालों की संख्या जोड़ दूंगा तो ध्यान से देखना, ठीक है, ये बीच वाले जो व्यक्ति होंगे इनकी गिनती कितनी बार कर लेंगे हम, 2 बार, इसीलिए एक बार आपको घटाना पड़ेगा। दोनों के बीच में जो कॉमन है इसको लिखते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसको आप वर्बली ध्यान रखो, डायरेक्टली ध्यान रखो, या पूरा समझ के ध्यान रखो, या समझे बिना ध्यान रखो, काम में तो लेना पड़ेगा अगर फॉर्मूला लगाना है तो इस तरीके से, ठीक है क्या हमारे पास में टोटल ए और बी में शामिल लोग, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दोनों खेल खेल रहा है तो 2 बार गिनती नहीं होगी, उसकी गिनती तो एक ही बार होगी। इस कमरे में 4 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग चेस खेलते हैं, 3 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 3 फुटबॉल खेलते हैं, 3 क्रिकेट खेलते हैं, तो लोग 6 थोड़ी हो गए, 4 ही लोग हैं, कुछ कॉमन व्यक्ति हैं उसके अंदर, इसीलिए जो कॉमन व्यक्तियों की 2 बार गिनती हो गई वो हमने यहां पर घटा दिया है। आप इसको ऐसे समझ लो कि एक कमरा है, इस कमरे में 4 व्यक्ति हैं, आप हो, आपके मित्र हैं, ठीक है। अब इसको फुटबॉल खेलना पसंद है, इसको फुटबॉल खेलना पसंद है, इसको फुटबॉल खेलना पसंद है, इसको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, इसको भी क्रिकेट खेलना पसंद है, इसको भी क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। अब 2 लोग ऐसे हैं जिनको 2 खेल पसंद है, तो हमने कहा कि भैया 3 लोग जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ध्यान से समझना है सिचुएशन, 3 लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, 3 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 3 फुटबॉल खेलते हैं। अब मैं पूछ लूं कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले लोग कितने हैं,
तो ऐसे थोड़ी करोगे, 3 + 3 6 लोग होंगे सर, ये तो गलत तरीका हुआ ना। 6 व्यक्ति नहीं बता सकते ना, हमको ये नहीं पता कि ऐसे लोग कितने हैं जो दोनों खेलते हैं, क्योंकि फुटबॉल खेलने वालों में तो वो शामिल है जो फुटबॉल खेलते हैं। हो सकता है वो बाद में क्रिकेट भी खेलते हो, बैडमिंटन भी खेलते हो, वॉलीबॉल भी खेलते हो, कोई और खेल भी खेलते हो, ठीक है, इनमें से कोई सा भी खेल ये खेल सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? यानी कि हमेशा जोड़ करके आंसर हमें नहीं देना है, ये सिचुएशन इसी तरीके से हैंडल होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों खेलने वाले, इंटरसेक्शन किसको दर्शाता है, दोनों खेलने वाले कितने हैं, 2 व्यक्ति ऐसे हैं दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। केवल ए यानी कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, केवल क्रिकेट खेलने वाले 3 लोग हैं। केवल दूसरी गतिविधि यानी कि फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो अब अगर हमको चाहिए ए यूनियन बी, यूनियन दर्शाता है कि बस संख्या बता दो, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों तरह के खेल खेलने वाले टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो ये हम निकालते हैं फॉर्मूले से कि ए गतिविधि में शामिल लोग प्लस बी गतिविधि में शामिल लोग माइनस दोनों गतिविधि के अंदर शामिल लोग। तो ये हो जाएगा 3 लोग क्रिकेट में, 3 लोग फुटबॉल में, लेकिन 2 व्यक्ति तो दोनों जगह कॉमन है, तो ये घटा दो। तो यहां से आप देखो 6 - 2 4 आएगा, ठीक है। तो अब समझे क्या सिचुएशन का अर्थ है हमारे पास में। अगर कोई व्यक्ति 2 तरह की गतिविधियों में शामिल है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको 2 बार गिन लो, ठीक है। 6 बता दोगे टोटल, तो इसका मतलब इनको 2-2 बार गिन लिया। अब एक आदमी एक ही बार गिना जाना चाहिए, आप 2 बार गिनोगे तो आपने गलत किया है एक तरीके से। तो कुल मिला के फॉर्मूला इस तरीके से लगाया जाता है, और ये हमारे पास टर्म होती है, और ये हमारे पास में फॉर्मूला यहां पर होता है, इस तरीके से लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट, 3 प्रकार की गतिविधि अगर हो रही हो, क्या कहा मैंने, 3 प्रकार की गतिविधियां अगर हमारे पास में हो रही हैं तो कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। 3 प्रकार की गतिविधि हैं तो इसे हम दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास में 3 तरह की गतिविधि हुई, ए प्रकार की गतिविधि, बी प्रकार की गतिविधि, सी प्रकार की गतिविधि, ठीक है। और हो सकता है इसने कुल भी आपको दे रखा हो यहां पे कि टोटल व्यक्ति जो किसके अंदर से लिए गए हैं, ठीक। अब यहां हमारे पास में फॉर्मूले में टर्म वही, आपको यह निकालना है फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, ठीक है। अब आप समझ गए ये वाला क्षेत्र कौन सा है, केवल ए, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, केवल बी, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, केवल सी, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तीनों में है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, केवल ए और बी में है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, केवल बी और सी में है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, केवल ए और सी के अंदर है हमारे पास में, ठीक है। ये तीनों के अंदर है हमारे पास में यहां पर, ठीक। तो देखो फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब है ए यूनियन बी यूनियन सी का, इसका मतलब एक व्यक्ति एक ही बार गिना जाए तो तीनों तरह की गतिविधियों में शामिल व्यक्ति कितने होंगे। यूनियन क्या दर्शाता है, यूनियन दर्शाता है, ये जोड़ नहीं है, 3 और 3 6 नहीं करना हमको, ठीक है भाई। ये एडिशन तो हो नहीं सकता इनमें कि 3 और 3 6 कर दिया ना। यूनियन का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति एक ही बार गिना जाए तो टोटल हमारे पास कितना होगा, इसीलिए प्लस ना लिख करके यूनियन के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहां डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास में होता है एन ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी, तीनों को जोड़ दो, ए की पूरी संख्या, बी की पूरी संख्या, सी की पूरी संख्या, तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। तीनों को जोड़ दिया तो सर इनकी गिनती 2 बार हो गई, इनकी गिनती 2 बार हो गई, इनकी गिनती 2 बार हो गई, और इधर जो व्यक्ति हैं ये तो हमारे पास तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका इलाज करना पड़ेगा। यूनियन का अर्थ तो वही है, जोड़ थोड़ी रहे हम लोग, जोड़ेंगे तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, यूनियन ले रहे हैं। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, क्योंकि 2 बार गिनती किया है तो ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन को घटा दो, फिर बी और सी के इंटरसेक्शन को घटा दो, और सी और ए का इंटरसेक्शन भी 2 बार लिया है। ये वाला इंटरसेक्शन 2 बार था, 1 बार हटा दिया, ये वाला इंटरसेक्शन 2 बार था, 1 बार हटा दिया, ये वाला इंटरसेक्शन 2 बार था, 1 बार हटा दिया। बट इन सब के बीच में बेचारा ये तीनों का कॉमन एरिया 3 बार घट गया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार।
ये चीज तो तीनों में थी, ठीक है। इसीलिए एंड में हमें जोड़ना होता है तीनों गतिविधि में शामिल लोग, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है 3 के लिए। और जनरली आपके सिलेबस में आज तक जो सवाल पूछे हैं वो 3 गतिविधियों के ऊपर ही पूछे गए हैं। 3 गतिविधियां तक ही आपके 10 तक के सिलेबस में शामिल होती हैं इस तरह के सवाल, और ये फॉर्मूला हो जाता है। अब फॉर्मूला पसंद तो नहीं है आप लोगों को इतना, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला से करना चाहोगे तो ऐसे ही होगा, बिना फॉर्मूले भी आपको मैं क्वेश्चंस के अंदर अप्रोचेस बताऊंगा जब सवाल आएंगे, प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम के ऊपर आधारित हमारे पास अरिथमेटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस के द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि करने वाले लोग जो हैं उनके बीच में एक इंटर रिलेशन देखा जा सकता है, और इस तरीके के फॉर्मूले हमारे पास में यहां पर बनेंगे। अब क्षेत्रों के द्वारा अगर मैं दर्शाता हूं, ठीक है, मान लो यहां P Q R S T U V, ये टोटल व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब तो ये अलग अलग दर्शाए जा रहे हैं। P कौन सा है? P है केवल गतिविधि A में शामिल, केवल A गतिविधि में शामिल की संख्या है P, ठीक है। Q है केवल B, ओनली B। R है केवल C, ओनली C, ठीक है। U है ओनली A एंड B। U क्या है? U वो संख्या है जो A में भी है, B में भी है, लेकिन C में नहीं है। तो ओनली शब्द का मतलब है केवल A और B का मतलब है ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया केवल इन दोनों में ही कॉमन है, ठीक। इसी तरीके से S हमारे पास में ओनली A एंड C, इसी तरीके से T हमारे पास में ओनली B एंड C हमारे पास में, और V हो जाएगा ऑल A एंड B एंड C, ऑल, तीनों में शामिल व्यक्ति, ठीक है। यह है V। A भी खेलते हैं, B भी खेलते हैं, C भी खेलते हैं, तीनों तरह की गतिविधि में शामिल है, V के द्वारा दर्शाए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे यहां पर बोल दिया कि N ऑफ A, यानी कि A गतिविधि में शामिल लोग कितने, A गतिविधि करने वाले टोटल व्यक्ति जो हैं वो हमारे पास में दर्शाए जाते हैं किसके द्वारा? NA के द्वारा। तो इनकी संख्या कितनी आएगी? P प्लस U प्लस S प्लस V, ठीक है। B गतिविधि में शामिल कितने लोग हैं? B गतिविधि करने वाले ये सारे व्यक्ति हैं, यानी कि U प्लस D प्लस V प्लस T। C गतिविधि में शामिल कितने लोग हैं? ठीक है, तो CNC का मतलब है C गतिविधि में शामिल कुल लोग, तो ये हैं S प्लस V प्लस T प्लस R। ठीक, अब सवाल जो आप लोगों से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आप लोगों को जो जानकारी दे रहा है वो उसकी मर्जी है कौन सी देगा। वो हो सकता है कि PQRSTUV आपको दे दे, ठीक है, हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको NA NB और NC दे रहा है, ठीक है। क्या उसको देना है ये उसकी मर्जी है। क्या कहा? क्या चीज उसको देनी है ये उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर ये तीनों दे रखे हैं, ये तीनों दे रखे हैं, ठीक है, इसी तरीके से N ऑफ A यूनियन B अगर हमको निकालना है तो ये जैसे 2 वाला फॉर्मूला पिछला वाला था उसी तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। दो के फॉर्मूले जो लास्ट हमने डिस्कस किए थे वैसे ही, ठीक है, उसी प्रकार से निकाला जाएगा। हो सकता है PQRSTUV आपको दे, हो सकता है NA NB NC ये सब आपको दे दे। अगर ये सब दे रखा है तो इस तरीके से फॉर्मूला आपको लगाना होता है, ठीक है। अगर
ये हमको यहां पे लगाना होता है इस प्रकार से। ठीक, इस तरीके से आपको यहां पर परफॉर्म करना होता है ऑपरेशन। ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ है कि भैया ए और बी के बीच का कॉमन क्षेत्र ये वाला। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाला है हमारे पास में u प्लस बी। ए और बी दोनों में कॉमन हो, इस इंटरसेक्शन का उल्टे u का मतलब है दोनों में होना चाहिए। तो ए और बी दोनों में, u और b ऐसे हैं जो दोनों में। ठीक है, इधर देखो b और c दोनों में होने चाहिए, तो b और c दोनों में क्या है हमारे पास, v और t दोनों है। ठीक है, इधर देखो C और A दोनों में कौन कौन है हमारे पास में यहां पर, कि सर C यहां है, A यहां है, दोनों के बीच में कॉमन है S और V, तो हमने कहा S प्लस V। इधर देखो तीनों में कौन सा है, तीनों में शामिल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास में, तीनों के अंदर है V, इसका मान क्या है V हमारे पास में। ठीक है, V इन तीनों में भी आया था और उधर भी तीनों के बीच में कॉमन है। अब देखो यहां हमारे पास में एन ए का मान कितना है, पी यू एस वी, बी का मान कितना है, यू डी वी टी, सी का मान कितना है, एस वी टी आर। ठीक है, तो ये तीनों का योगफल हुआ, ये इंडिविजुअली इनका अर्थ हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, और जब आप टोटल निकालोगे तो टोटल की संख्या हमारे पास में कितनी आएगी, कुल व्यक्ति अगर गतिविधियों में शामिल हमको निकालने हैं। ठीक है, तो ये होंगे P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस U प्लस V, ये कुल व्यक्तियों की संख्या होगी। यहां भी आप ये सारे मान रख दोगे तो आपके पास वही आएगा। ठीक है, कुल गतिविधियों में शामिल लोग कितने हैं, P Q R S T U V, यही है, और यहां से भी वही चीज आएगी। अब सवाल की मर्जी है, सवाल ये चीजें आपको दे रहा है तो ये फॉर्मूला लगाओ, सवाल अगर आपको ये चीजें दे रहा है तो इनसे लगा दो, निकालना आपको है जो क्वेश्चन आपको दे रहा है। ठीक है, हाँ जी अनुराग बताइए। तो ये हमने देखा कि दो तरह की एक्टिविटीज हो या तीन तरह की एक्टिविटीज हो तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, ये हमारा इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमारे पास हो जाता है। अब हम बेसिक्स के ऊपर चलेंगे, एज के बेसिक्स। ठीक है, एज जो टॉपिक है उसके अंदर क्या बेसिक्स हैं जो आपको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बजाय आप उनको जल्दी सॉल्व कर पाओगे। वेन डायग्राम के हमने बेसिक्स देख लिए, अब बेसिक्स के ऊपर सवाल देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एज के बेसिक्स के ऊपर कि एज के बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो आप अपने भाई या बहन से कुछ उम्र में बड़े होंगे या छोटे होंगे। ठीक है, तो अगर दो व्यक्ति जो हैं, देखो ध्यान से देखना, जो चीजें आप ऑलरेडी जानते हो ना उन्हीं से हम बेसिक बनाएंगे, जो चीजें आप पहले से जानते हो। अगर आप और आपका भाई जो है, आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, क्या कहा मैंने, आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है। ठीक है, तो आप मरोगे जब तक वो 2 साल बड़ा रहेगा। क्या समझे, आप मरेंगे जब तक वो 2 साल बड़ा रहेगा। अब उल्टा मत लेना शब्दों को, सर मरने मारने की बात कर रहे हैं, नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बार जो दो व्यक्तियों के बीच में उम्र का अंतर है ना, वो कभी नहीं बदलेगा। मान लो आप में और मेरी उम्र के बीच में 5-7 साल 8 साल का अंतर है, लेट्स से। ठीक है, जो भी अंतर है, मान लो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, ठीक है, 20 साल है, जो भी उम्र का अंतर हम दोनों के बीच में है वो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी 1 साल बड़ा हूं तो 10 साल बाद भी मैं आपसे 1 साल बड़ा रहूंगा, 15 साल बाद भी मैं आपसे 1 साल बड़ा रहूंगा, 25 साल बाद भी मैं आपसे 1 साल बड़ा रहूंगा। आप जब एकदम 99 के हो जाएंगे तो मैं 100 का हो जाऊंगा। ठीक है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में, बेसिक नंबर 1, दो व्यक्तियों के बीच में वास्तविक उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता। ठीक है, बेसिक्स लिखता हुआ चलूंगा नोट फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिक नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास में यहां पर है, ठीक है, एज डिफरेंस बिटवीन
any two persons will never change, कभी नहीं बदलता है। दो व्यक्तियों के बीच में उम्र का दो व्यक्तियों के बीच उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है। ठीक है, और देखो, एज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पर्सन विल नेवर चेंज, कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में उम्र का अंतर नहीं बदलेगा। ठीक है, अब नहीं छोड़ोगे रिजवान। ठीक है, रिजवान कह रहे हैं कि सर मैं एज वाले क्वेश्चन छोड़ देता हूं, अब नहीं छोड़ोगे, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। ये ऐसे सवाल होंगे, देखते ही आप हंसोगे, एक बार सीख गए क्या बेसिक्स हैं इसके। तो दो व्यक्तियों के बीच में उम्र का अंतर नहीं बदलता, ये इतना छोटा सा पॉइंट है। आप करो सर क्या नया बता दिया हमको, नया नहीं बताया, लेकिन सवालों में जब मैं बोलूंगा यहां देखो उम्र का अंतर सेम रहेगा, आप बोलोगे अरे कैसे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, दो व्यक्तियों के बीच में वास्तविक उम्र का अंतर कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अगला ये मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो सवालों को सॉल्व करने में अति महत्वपूर्ण जो है वो आप लोगों के सामने साबित हो। टाइमलाइंस आपको बनानी होती हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। टाइमलाइन से मतलब क्या है, सवाल जो है ना वो कुछ बातें करेगा, कुछ वर्तमान की बातें करेगा, कुछ भूतकाल की बातें करेगा, कुछ भविष्य की बातें करेगा। ये तीन चीजें उसके पास में है, या तो आगे ले जाएगा पीछे ले जाएगा। ठीक है, तो आपको एक टाइमलाइन मेंटेन करनी है उनकी। क्या मेंटेन करनी है? टाइमलाइन मेंटेन करनी है। ठीक है, और सवाल की जो जानकारी है उसको एक टाइमलाइन के ऊपर दर्शाना है। क्या काम है इन्हें, ये सवाल की बुद्धि समझो, क्या बोल रहा है वो। अगर वो बोल रहा है कि हमको एक टाइमलाइन के ऊपर सब कुछ सेट करना है, लेट्स से यू आर इन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टाइमलाइन पे आप लोग हैं। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर तीनों को टाइमलाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो जो पास्ट की एक्टिविटी है वो हम लेफ्ट साइड में दर्शा सकते हैं, जो प्रेजेंट की एक्टिविटी है उसको हम यहां दर्शा सकते हैं, और जो हमारे पास फ्यूचर की गतिविधि होगी या फ्यूचर की जानकारी होगी, अलग अलग को हम इस तरीके से टाइमलाइन में दर्शाएंगे। हो सकता है फ्यूचर की दो अलग अलग समय हो, तो दो हम लोग यहां मार्क कर लेंगे। हो सकता है वर्तमान में ही दो अलग अलग समय की बात हो रही है, या पास्ट के दो अलग अलग समय, जैसे अब से 2 साल पहले और अब से 5 साल पहले, तो हम दर्शा सकते हैं यहां पे अब से 5 साल बाद और अब से 15 साल बाद, तो उसको भी इस टाइमलाइन पे दर्शाया जा सकता है। यानी कि हम सवाल को बड़े प्यार से पढ़ के और उसको बेसिकली एक टाइमलाइन के ऊपर सेट कर लेंगे। क्या काम है, टाइमलाइन के ऊपर सेट कर लेंगे टाइमलाइन। और ये हमारे पास में एक नॉर्मल सा रूल, बेसिक सा, कि दो लोगों के बीच में कभी उम्र का अंतर नहीं बदलता है। इन दोनों से आप बखिया उधेड़ दोगे जो एज के क्वेश्चंस आप लोगों के पास में होते हैं, उम्र के क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, एज टॉपिक के ऊपर आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं इनका। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में जो है वो यहां पे रिलेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एक्टिविटीज के ऊपर इस तरीके से जो है इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एज के बेसिक्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम लोगों ने यहां पर देखे। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, क्योंकि अगले सेशंस में हम प्रैक्टिस पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। मैथ के जो टॉपिक हैं उनके बेसिक्स हम लोग क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, कहां कहां पे आप थॉट प्रोसेस से टाइम बचा सकते हो। ठीक है, देखो रेखा व अनिल की उम्र का अनुपात
उम्र का अनुपात 9:11 है। क्या कहा? 9:11 हमारे पास में है। 3 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है। यदि अनिल रेखा से 6 वर्ष बड़ा है तो 3 साल पहले रेखा व अनिल की आयु का अनुपात ज्ञात करो। एक उदाहरण मैंने यहां पे लिया जो एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न का है, मतलब वो कितना टिपिकल बना सकता है, तो इतनी चीजें दे सकता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों जगह नचाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। तो पहली बात तो सवाल की जो जानकारी है उसको आप टाइमलाइन पे दर्शा दोगे तो सवाल का दुखदर्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये टाइमलाइन हमारे पास यहां पर है क्या है? टाइमलाइन हमारे पास यहां पर है और इसमें आप देखो, इधर हम दर्शाएंगे पास्ट को सर, इधर हम दर्शाएंगे प्रेजेंट, अभी की बात करेंगे। ठीक है। और यहां हम दर्शाएंगे फ्यूचर को। ठीक है। तो देखो प्रेजेंट में जो हमारे पास रेखा और अनिल है, इनकी अनुपात क्या है उम्र का? 9:11 दे रखा सवाल ने। अब तक मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान से समझो, बड़ी आसान चीज है, अब तक हमने कुछ नहीं किया। ठीक है। देन ही सेज कि 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 इयर्स, तो यहां से हमने कहा कि ये ड्यूरेशन कितनी है? 3। ये 3 दर्शाएगा, शॉर्ट में हम सवाल में 3 लिखेंगे, मतलब 3 साल बाद की बात है। 3 साल बाद ये कहता है रेखा और ए इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:6। अब देखो उम्र तो समय के साथ बढ़ेगी, 3 साल बाद रेखा भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, अनिल भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब दोनों 3-3 साल बड़े हो जाएंगे, कुल आयु 6 साल बढ़ जाएगी दोनों की, कुल आयु 6 साल बढ़ जाएगी दोनों की। लेकिन एक चीज जो नहीं बदलेगी, कौन सी है वो? दोनों के बीच में आयु का अंतर। अगर रेखा अनिल से 6 साल छोटी है तो 3 साल बाद भी 6 साल छोटी होगी, 100 साल बाद भी 6 साल छोटी होगी, मरेगी जब भी 6 साल छोटी रहेगी, जीवन टाइम तक हमेशा 6 साल का अंतर बना रहेगा। ठीक है। 3 साल पहले इन्होंने पूछा है कि बताओ यहां रेखा और ए अनिल जो है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए, तो ये हमारे पास में अलग अलग टाइमलाइन हो गई, एक टाइमलाइन पे दर्शा दिया पूरे सवाल को। देखो चीजें बड़ी आसान। ठीक है। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। आपको पता है कि 2 लोगों के बीच में आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। क्या कहा मैंने? 2 लोगों के बीच में आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। वही चीज, ये बेसिक, जिसको पढ़ के आपने लगा कि बलराम सर क्या नया बता दिए, कि हम बालक थोड़ी ना है जो हमको ये बताना पड़ेगा कि मेरा भाई 2 साल बड़ा है तो मरेंगे जब तक 2 साल बड़ा रहेगा, या आगे कॉलेज में पहुंचोगे तब भी 2 साल बड़ा रहेगा, बच्चे हो जाएंगे आपके, आगे एक पीढ़ी बढ़ जाएगी तब भी 2 साल बड़ा रहेगा। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा और 2 ही साल बड़ा रहेगा, अंतर नहीं आ सकता, वो उतना ही रहेगा हमेशा। यानी 2 लोगों के बीच में आयु का अंतर कभी बदल नहीं सकता। लगाओ उसको कॉन्सेप्ट के रूप में। ठीक है। तो रेशियो ये हमको दे देता है, यहां दे रखा है कि रेखा 9 अनिल 11 अनुपात में। ठीक है। तो इनके बीच में हमारे पास में अंतर कितना है कि सर यहां अनुपातिक जो है, अनुपात में अंतर कितना है? अनुपात में अंतर है 2 का। अनुपात में अंतर कितना है? 2 का। यहां देखा जाए तो अनुपात में अंतर कितने का है? 1 का।
तो पहली बात तो वास्तविक उम्र तो नहीं पता, लेकिन अनुपात में तो बराबर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अनुपात में बराबर करो। अनुपात में इसको बराबर करना है तो इनमें अभी 1 का अंतर है। अगर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो अंतर 2 का हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे अंतर 3 का हो जाएगा। ठीक है, उतना ही टाइम हो जाएगा। तो हमने ये लिखा 2 से गुणा करोगे तो 10:12, यानी हम 5:6 को 10:12 लिख सकते हैं। ये सरल रूप था और ये इसका नॉर्मल रूप है, यानी 10:12 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अब सही है सर, अब हिसाब की बातें हैं। यहां 2 साल का अंतर, कितने का अंतर? 2 का। तो हमने अनुपात में अंतर समान कर दिया। क्या कर दिया? अनुपात में अंतर समान कर दिया। पहला स्टेप, अनुपात में अंतर समान कर दो। क्यों किया है? क्योंकि वास्तव में भी अंतर समान होता है। ठीक है, अब देखो, बड़ी आसान चीज है। अब देखना, रेखा 9 से कितनी हो गई? 10। और अनिल 11 से कितना हो गया? 12। दोनों के अंतर हमने देखा, जैसे ही आप अंतर को बराबर करोगे, जैसे ही आप अंतर को बराबर करोगे, जैसे ही आप अंतर को बराबर करोगे, आपको दिखेगा कि दोनों की उम्र में कितनी बढ़ोतरी है। तो अनुपात में दोनों कितना बड़े हैं? 1। और वास्तव में कितने बड़े थे? 3। वास्तव में कितने साल बाद फ्यूचर आया था? 3 साल बाद। अनुपात में कितने साल बाद फ्यूचर आ रहा है? 1 साल बाद। यानी कि चीजों को कितने गुना करना है? 3 गुना करना है। ठीक है, तो कर दो इसका 3 गुना। 3 गुना करोगे तो रेखा है 9 तिया 27 और 11 तिया 33 का अनिल। यहां 3 गुना करो। फ्यूचर में हमारे पास में इसका ही 3 गुना करना है, इसका। ठीक है, 10 का 3 गुना 30 है और 12 का 3 गुना 36 है। ध्यान से देखो, रेखा 27 साल की थी, 3 साल बाद 30 की हो गई। अनिल 33 का था, 3 साल बाद 36 का हो गया। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर 6 साल, इनके बीच का अंतर 6 साल। कोई फॉर्मूला XYZ हमने यहां पर नहीं माना और इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अप्रोच किया। अनिकेत, इंप्रूव करते हुए चलो। ठीक है, जैसे 25 क्वेश्चन का फॉर्मेट है तो आपका टाइमिंग जो है उसके अंदर 12, 13 मिनट, 14 मिनट। कोशिश करो 15 मिनट के अंदर लेकर के आओ। 15 मिनट के अंदर आ जाए तो अगला टारगेट 14 मिनट, फिर 13 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 11 मिनट। आराम से लाया जा सकता है। ये चीज तब होगी जब आप क्लास के क्वेश्चंस को 2-3 बार कर चुके हो और जो लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं उनकी रेगुलर आप 50-75 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। प्रैक्टिस इज दी की, सीधी सी बात है। ठीक है, नीरज चोपड़ा पिछली बार गोल्ड जीता, इस बार सिल्वर जीता। क्यों जीता? उसने 4 साल प्रैक्टिस करी। नहीं करता तो भले ही वो पहले गोल्ड जीता था, इस बार नहीं जीत पाता। ठीक है, तो भले ही आप एक बार चीजों को कितना अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, जीवन भर तक चीजें याद नहीं रहती। आपका दिमाग बड़ा नादान है, समय के साथ चीजें फीकी पड़ जाती। ठीक है, तो क्या करना है? बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस करो ना, डेली करो 50 क्वेश्चन, 1 घंटा भी नहीं जाता उसमें। डेली करते हुए चलो, पता भी नहीं चलेगा, टाइमिंग इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, डेली डेली चीजें मत देखो। आज देखो कितना टाइम है, 10 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करो, फिर देखो कितना टाइम है, फिर 10 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करो, फिर देखो कितना टाइम लग रहा है, फिर 10 दिन प्रैक्टिस करो, फिर देखो कितना टाइम लग रहा है। 2 महीने के अंदर अंदर आपकी स्पीड जो है ना, आपकी स्पीड से बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इतनी सीरियसनेस आप लोग फॉलो ही नहीं करते। आपको चाहिए कि मैं कुछ परोस दूं कि बेटा इसको सूंघ ले, इसको सूंघने से तेरी स्पीड तेज हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं क्या, कोई भी टीचर है दुनिया का, उससे नहीं होगा। आप इस चीज, और बुरा भी मत मानना इस चीज को, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही जो आपका अब का लेवल है ना, टॉपिक को पढ़ते टाइम, वो लेवल बरकरार रहेगा जब आप सेलेक्ट होंगे तब तक। और आपकी प्रैक्टिस जारी होनी चाहिए जब तक आपकी ड्रीम एग्जाम का कॉल लेटर आपके हाथ में नहीं होता। उस दिन छोड़ देना भले तैयारी, तब तक रेगुलर चलने दो। ठीक है, 1-1 घंटा भी तीनों सब्जेक्ट को देते हो, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को, तो आप 50-50 क्वेश्चन तीनों के सॉल्व कर सकते हो 3 घंटे में। और ये 3 घंटे तो जीवन में देने ही देने हैं, सबसे पहले ये 3 देने हैं। ठीक है, जहां अटक रहे हो उसको एनालाइज करो, जहां अटक रहे हो उसके कॉन्सेप्ट पे जाके रिवाइज कर लो। ठीक है, बार बार थ्योरी पढ़ने से भी नहीं होंगी चीजें। ऐसा नहीं है कि एक बार थ्योरी पढ़ ली, दोबारा घर पे जाके रिवाइज कर लिया, इन क्वेश्चंस को 2 बार निकाल लिया, बस डन है। थ्योरी का काम हो गया। अब प्रैक्टिस का काम चलेगा। अब आप प्रीवियस ईयर लगाओ बिंदास। अब आप फ्री हो, मैंने पढ़ा दिया तो अब आप फ्री हो, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर आप लगा सकते हो, कोई टॉपिक हुआ है तो।
ठीक है, जो मैंने इतने सारे प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं, यूट्यूब पे जाओ, उनसे पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट क्लास में सीखे उनसे ही सीखो, वहां पे उनसे ही प्रैक्टिस करते हुए चलो। तो प्रैक्टिस इज दी की, ये आपको समझना पड़ेगा। जितने आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, रीजनिंग को आप ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, मतलब आप लोग लेते हो, आप मेरे पास आए हो तो सीरियसली तो ले ही रहे हो। ठीक है, प्रॉपर रीजनिंग है, ये भी हमारे पास कंक्लूजन है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस लेवल पे सीरियस लो। 50 क्वेश्चन मांग रहा हूं, क्लास है, चल रही है 2-3 महीने 4 महीने में सिलेबस खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद प्रैक्टिस चलती रहेगी एग्जाम तक। बस जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो क्लास के कॉन्सेप्ट भूलोगे ही नहीं, क्योंकि जो क्लास में पढ़ा था वही चीज तो आएगी एग्जाम में। और क्या आएगा? कुछ अलग आएगा क्या? अलग तो नहीं आएगा। ठीक है, भाई मैं तो सरेआम बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर लगाओ आप, मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर ही नहीं जाएगा कुछ, 100% आपको इसी में से मिलेगा। ठीक है, तो ये आप करते हुए चलो। चलो, आसान चीज है। पहले उम्र का अंतर समान होता है, बराबर कर दो। ये जैसे ही बराबर किया, 2 का अंतर था, इधर 2 का अंतर। फिर हमने देखा अनुपात में बढ़ोतरी, 1 और 1 की बढ़ोतरी, बराबर बढ़ोतरी आ जाएगी। जैसे बराबर बढ़ोतरी आई तो अनुपात में 1 साल का अंतर है, वास्तव में 3 साल का अंतर है, 3 से गुणा कर दो, ये आ गई उम्र। हमसे पूछा है पास्ट की, यानी कि पास्ट में 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले ये 27 की जगह है 24 की, और 3 साल पहले ये है 30। इनके बीच में अनुपात ले लो, आएगा 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 4:5 का अनुपात हो। ठीक है, टाइम लाइन पे सब निपट जाएगा और बेहद आसान ये क्वेश्चंस आप लोगों को लगेंगे। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने बेसिक्स की बात करी, जो आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, एज के और वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के। ठीक है, दोनों ही प्योरली रीजनिंग टाइप ये हमारे पास में हो जाते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में आप लोगों से पूछे भी बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं ये। ठीक है, तो प्योर रीजनिंग टाइप है हमारे पास में, और जो अलग टाइप है उनके भी बेसिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। धन्यवाद। अनिकेत, 20-21 वाले प्रीवियस ईयर अच्छे भी थे। ठीक है, 20-21 में लेवल भी बेहतर था, और स्पेशली कुछ एग्जाम जैसे कि सीपीओ था, स्टेनो था, वो तो और बेहतर लेवल पे पूछे गए थे। ठीक है, तो 20-21 में अचानक से ट्रेंड जो है ना वो सेट हुआ, और बहुत लेंदी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। आपको रीजनिंग का वास्तविक लेवल और रीजनिंग से डरने की जरूरत क्यों है, ये आपको 20-21 के पेपर से पता लगता है। ठीक है, बट एनीवेज चीज़ें अब जैसे सीजीएल और सीएचएसएल हैं, इसमें तो प्री और मेंस कर दिया, तो 2 अलग अलग पार्ट कर दिए, बट जहां पे एक ही एग्जाम हो रहा है ना, वहां पे लेवल उन्होंने अच्छा रख रखा है। अब सीजीएल सीएचएसएल में प्री को एक बेसिक लेवल कर दिया कि यार इतना आना चाहिए बच्चे को, तो मेंस में बैठने देंगे, वरना नहीं बैठने देंगे। ठीक है, फिर मेंस में जाते हो तो पता चलता है इतनी गहराई में चीज़ें हैं। ठीक है, इतनी गहराई में चीजें पूछ रखी हैं, बहुत अच्छी डिटेल में। तो रीजनिंग हैज बिकम वेरी गुड इन लास्ट 3 to 4 ईयर्स, बहुत अच्छी हुई है, और आपको भी उसी लेवल पे रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर कॉन्सेप्ट्स के साथ में तैयार होना है, और जो आप हो रहे हो। ठीक है, बस एक साथ में एक चीज और करो, क्लास तो आप देख ही रहे हो, साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी करो। 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने यूट्यूब वाले सेशन से। ठीक है, बिंदास यूट्यूब वाले सेशन, मतलब जो प्रीवियस ईयर मैंने करवा रखे हैं, प्रीवियस ईयर लगाओ बिंदास। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।